गोविंदपुरम नामक एक गांव में कृष्णा राव और सत्यमूर्ति नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। इनकी दोस्ती को देखकर गांव के लोग हमेशा उनकी महान मित्रता की प्रशंसा करते थे। कहीं भी जाना हो या कुछ भी करना हो, दोनों साथ में ही करते थे। एक दिन जब कृष्णा राव ध्यान मग्न थे, सत्यमूर्ति उनके पास आता है। अरे कृष्णा राव, ये क्या कर रहे हो? जरा सोचो, इतना पंचांग को ध्यान से देख रहे हो? कुछ नहीं यार, घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, रिश्तेदार भी रिश्ते देख रहे हैं। अच्छा ही है ना? तुम्हें पता है ना, मैं कुछ समय लेकर एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूं और फिर थोड़ी स्थिरता पाकर एक अच्छी नौकरी करके पैसे अच्छे से कमा कर ही शादी करना चाहता हूं। ओह, वो बात तो है, इतने दिनों से वो बात छुपी हुई रह गई थी। मैंने पिताजी से कहा था कि तुम्हारे लिए कहीं एक अच्छी नौकरी देखने के लिए कहें। नहीं यार, क्यों पिताजी को थोड़ा परेशान करना? अरे इसमें भलाई है, क्या तुम कोई पराया हो? अब और कुछ मत बोलो, सुनो, अभी पिताजी के पास जाकर उनसे कृपया कहो कि अपने दोस्त से कहकर तुम्हारे लिए कहीं एक अच्छी तरह से नौकरी जरूर देखें। थोड़ा समय लेकर कृपया सोचो। फिर तुरंत सत्यमूर्ति अपने पिताजी से बात करके कृष्णा राव को एक अच्छी नौकरी दिलवा देता है। इससे कृष्णा राव भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद कृष्णा राव की शादी सम्मति से और सत्यमूर्ति की शादी लक्ष्मी से हो जाती है। एक दिन सुमति कृष्णा राव के पास आकर इस तरह होती है। क्या है जी, आज गांव से मेरे भाई आ रहे हैं, शायद यहाँ कोई नौकरी देखेंगे, तो आज छुट्टी ले सकते हैं ना? लीव स्वती, आज बहुत सारे काम हैं, आज बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल सकती। ऐसा कहते हुए जब वह बाहर जा रही थी तो सामने से सत्यमूर्ति घबराते हुए आता है। इंटरेस्ट मुद्दू, तुम कैसे आए? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तुम्हें पता है ना, इन दिनों पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और अब वह भी नहीं है। अचानक पिताजी कहीं चले गए। मैंने कई जगहों पर खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। मुझे कुछ डर लग रहा है। अरे ठीक है, तो हम आज छुट्टी लेकर माँ सुमति थोड़ी देर के लिए मैं सत्यमूर्ति सोनी जाकर आता हूँ। सुमति से कहकर कृष्णा राव सत्यमूर्ति के साथ चला जाता है। यह सब देख रही सुमति को बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा कि मेरा भाई आ रहा है, छुट्टी ले लो, तो मैंने हिट को छुट्टी दे दी। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत काम है। अब क्या, दोस्त आ गया तो तुरंत उसके पीछे चला गया। फिर भी मुझे लगता है कि सत्यमूर्ति के पास कभी कोई काम नहीं होता। जब भी मदद चाहिए होती है वह ढूंढते हुए आ जाता है। भगवान ने उन्हें पैसे तो खूब दिए हैं, लेकिन लोग नहीं दिए। क्या वह काम नहीं करवा सकते? क्या मेरे पति को ही काम करने आना पड़ा? फिर सत्यमूर्ति और कृष्णा राव दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं और एक जगह उसे देखकर सुरक्षित घर ले जाते हैं। घर पर सुमति अपने भाई गिरिधर कृष्णा राव का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच कृष्णा राव घर आता है। भाई, गांव के उपकार के काम। ये क्या कह रहे हो? बेचारा सत्यमूर्ति कितना परेशान हो गया था कि उनके पिताजी वास्तव में नहीं मिल रहे थे। तुमने सचमुच देखा ना, जब उनके पिताजी एक जगह दिखाई दिए तो वह थोड़ा शांत हो गया। ऐसे भाई, हमें पूरे गांव की चिंता क्यों करनी चाहिए? हमें अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनके पिताजी की बात है, तुम भी वैसे ही हो। सत्यमूर्ति मेरा प्रिय मित्र है, उसे कोई भी जरूरत हो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। यह थोड़ा गुस्से में कहने पर गिरिधर और सुमति तुरंत एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, अब उन बातों को क्यों छोड़ें, पहले ही देर हो चुकी है। आइए, मैं खाना परोसती हूँ। सुमति अपने भाई के पास आकर ऐसा कहती है। देखा भाई, वास्तव में सत्यमूर्ति के प्रति मेरे पति की कितनी प्रशंसा है। उनकी दोस्ती देखकर मुझे बहुत ही चिढ़ होती है। सत्यमूर्ति के बारे में लगभग सब कुछ मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया है। मूल रूप से मैं भी यही देख रहा हूँ। मुड्डू बाबू के हाथों से उस सत्यमूर्ति की दोस्ती को खत्म करना होगा, लेकिन बाबू से कहने पर वह नहीं सुनेगा। कुछ न कुछ करके उन दोनों की दोस्ती को तोड़ना होगा, तभी हमारे जीजा हमारी बात पूरी तरह से सुनेंगे। हाँ भैया, जब तुम खाना खा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि परसों सत्यमूर्ति के घर पर पेरेंट्स हैं और तुम्हें वहां जाना है, तो पेरेंट्स के पास जाकर आओ और जैसा मैंने कहा है कृष्णा राव जीजा से कह दो, जैसे कि मैंने बतलाया था। बस। गिरिधर सुमति के कान में एक बात कहता है। उसे सुनकर सुमति कहती है, ठीक है। 2 दिन बाद सुमति सत्यमूर्ति के घर पर पेरेंट्स के लिए जाकर रोने का नाटक करते हुए घर लौटती है। यह देखकर कृष्णा राव घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? थोड़ा और बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। क्या हुआ? अपमान हुआ। आपके प्रिय मित्र के घर में मुझे कितना अपमान सहना पड़ा। उन्होंने मुझे मेरी उम्र याद दिलाकर अपमानित किया। उन्होंने मेरे सामने ही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है।
बस गले में एक सोने की चेन है और इस तरह से मजाक उड़ाया। इसके अलावा जब तांबूलम दिया गया तो उन्होंने सबको एक तरह से पैसे दिए और मुझे अलग तरह से, और जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आओ, लेकिन अपनी स्थिति जानकर आना चाहिए था। सबसे आखिर में मोहन मुझे यह तांबूलम दिया गया। उन्होंने कई बातें कही जिनमें से कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं। ये सब आपके मित्र भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब उनके मन में भी ये भावना है कि हम उनसे कमतर हैं। कहते हुए वह फिर से दुखी होने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सही समय समझकर गिरिधर तुरंत कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है बाबा, जब भी बात करते हो मेरे दोस्त कहते रहते हो और अब उसी के लिए बात कर रहे हो ना। अब दोस्तों और उनके परिवार ने मिलकर तुम्हारी पत्नी का कितना अपमान किया। धरनी ने आमंत्रित किया तो मैंने अपमान किया, है ना। उन्होंने तुम्हें उनसे कमतर बताया। इससे बड़ा अपमान और कहीं हो सकता है क्या। उन्हें सबक सिखाना है तो उनसे ऊंचे स्तर पर आना होगा, उनकी तरह होंडा गज की तरह जीना होगा, तब वे हमें देखकर सिर झुकाएंगे। ऐसा कहता है। उन बातों से बहुत दुखी होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सत्यमूर्ति अपने व्यापार के कारण और अपने पिता की सेहत पर ध्यान देने के काम में व्यस्त रहने के कारण कृष्णा राव के पास ज्यादा नहीं आता। इससे कृष्णा राव और सत्यमूर्ति के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुमति गिरी दोनों को कृष्णा राव के सामने सत्यमूर्ति के बारे में झूठी बातें बताते हुए उन्हें और दूर कर देते हैं। बाबा, क्या तुमने यह सुना? तुम्हारा दोस्त सत्यमूर्ति अपना व्यापार बढ़ाते हुए इसी जोश में किसी और जगह पर भी अपना व्यापार शुरू कर रहा है। मेरी बात सुनो, नौकरी छोड़कर अपने जान पहचान वालों से उधार लेकर व्यापार शुरू करो। तुम्हारे कहने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उधार लेकर व्यापार करने में थोड़ा डर लग रहा है। अगर डरते हुए बैठे रहेंगे तो हमेशा की तरह रह जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए कदम उठाओ। और तुरंत ही व्यापार शुरू करवा देता है। दोनों कृष्णा राव की व्यापार में मदद कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करते हैं और मौका मिलते ही पैसे निकालते रहते हैं। गिरिधर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। व्यापार में कृष्णा राव के पास सही अनुभव न होने के कारण लाभ नहीं होते बल्कि नुकसान होते रहते हैं। इसी बीच एक दिन जब भी मौका मिलता है वह पैसे खींचता रहता है। गिरिधर इस तरह कुछ दिन बिताता है। व्यापार में कृष्णा राव के पास सही अनुभव न होने के कारण लाभ नहीं होते बल्कि नुकसान होते रहते हैं। इसी बीच एक दिन, क्या आपने सुना? हमारे मित्र सत्यमूर्ति ने एक नया घर खरीदा है। कल ही गृह प्रवेश है। सच में? सत्यमूर्ति ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, आखिरकार तुम्हें यह बात कैसे पता चली? सत्यमूर्ति हमारे घर आकर बताया। यह सुनते ही सुमति थोड़ी घबरा गई कि कहीं उसके पति को यह बात न पता चल जाए कि सत्यमूर्ति उनके घर आया था, और वह कहने लगी, नहीं जी, वह हमारे घर क्यों आएगा? मैंने गांव वालों को बात करते हुए सुना। घर कितना अच्छा है तो हमने वास्तव में देखा। हम ऐसे छोटे घर में कब तक जीवन बिताते रहेंगे? हम भी एक इंद्र भवन जैसा घर बनाएंगे जी। क्या? इस तरह घर बनाना मतलब बहुत खर्चा होता है। जैसे कि फिलहाल व्यापार भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, अब फिर से घर बनाना, इसका मतलब ये होगा कि बहुत मुश्किल होगा। आप हमेशा अपनी पत्नी के प्यार से जो भी पूछा कर देते थे। आपके दोस्त सत्यमूर्ति की पत्नी के गले में तोले के हिसाब से सोना है। घर में हर जगह नौकर हैं। वे एक शानदार अच्छे घर में जा रहे हैं। वे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। हम तो बस यहीं के यहीं रह गए हैं, जैसे जहाँ की तहाँ। आप जैसे व्यक्ति से शादी की है जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। ये सब मेरा भाग्य है, कहकर नाराज होकर अंदर चली जाती है। क्या बात है भैया, पत्नी की इच्छाएं पूरी करना भारतीय धर्म नहीं है क्या? मेरी बहन ने ऐसा क्या मांगा? उसने बस इतना ही तो कहा कि पीने के पानी के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक अच्छा पलंग चाहिए, बस इतना ही ना। और आप कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता? ये तो अच्छी बात नहीं है। इस बार भी कृष्णा राव को सोचने का समय दिए बिना तुरंत काम रुकवाकर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। आखिरकार घर बनाना पूरा हो जाता है। अपने दोस्त के बारे में जानने वाले सत्यमूर्ति ऐसा सोचते हैं। एक समय था जब कृष्णा राव बिना मुझे बताए कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब वह मुझे बिना बताए ही घर बसा रहे हैं। उन्होंने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया।
मैं गृह प्रवेश के लिए निमंत्रण देने गया तो उन्होंने अपनी पत्नी के भाई से मिलने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने मुझसे यह भी नहीं कहा कि उन्होंने अपना घर बना लिया है। उनसे बात किए हुए कई दिन हो गए हैं। आखिर किस कारण से उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, समझ नहीं आ रहा। वह अपने आप में बहुत दुखी रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे कृष्णा राव के व्यापार में भारी नुकसान होने लगता है। इसके चलते कृष्णा राव कहीं से भी कर्ज लेने लगते हैं। व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है। कर्ज देने वालों का दबाव बहुत बढ़ गया है। मैंने पहले ही सुमति को बताए बिना घर भी गिरवी रख दिया है, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा सोचकर कृष्णा राव दुखी होता है। गांव के लोगों के माध्यम से सत्यमूर्ति को यह बात पता चलती है। कृष्णा राव से मिलने के लिए सत्यमूर्ति उसके पास जाने के लिए निकलता है। इस बीच कृष्णा राव के पास उसका कर्मचारी आता है और उससे कहता है, साहब, आपसे थोड़ी बात करनी है, क्या आप सुनेंगे? कृपया ध्यान दें कि यह न सोचें कि मैं इन लोगों के बारे में वास्तव में गलत कह रहा हूँ। आपके साले ने व्यापार के पैसे को अपनी मर्जी से सचमुच खर्च किया है। उसने मुझे कई बार बुलाकर कहा कि झूठे खाते बनाकर आपको लगभग दिखाऊं। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे कई बार सचमुच धमकाया भी। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। मैं डर के कारण आपको यह बात नहीं बता सका, लेकिन कल ही वह अब तक चुराए गए पैसे लेकर गांव छोड़कर चला गया। इसलिए मैं आपसे सच कह रहा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए भैया। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इससे कृष्णा राव बहुत दुखी होते हैं कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। इतने में वहां सत्यमूर्ति आता है। एन कृष्णा राव, इन चारों के लिए आपके घर कितनी भी बार आया, अब आपसे मिलना पसंद नहीं है। यह कहने लगे, भविष्य में मुझसे बात करना आपको पसंद नहीं है। ऐसा सोचकर मैं इतने दिनों तक दूर रहा, लेकिन वर्तमान में आप बहुत परेशान हैं, यह मुझे पता चला। जब मुझे पता चला कि आप इस तरह की परेशानियों में हैं तो मैं शांत नहीं रह सका। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलूं और सीधे यह पता लगा कर आया कि आप कहाँ हैं। इससे अचानक उसके दोस्त की अच्छाई। कृष्ण राव को बहुत दुख होता है कि कितने दिनों तक वह समझ नहीं पाए और गलतफहमी में रहे। मुझे माफ कर दो। सत्य मूर्ति को समझकर मैं अपने ही लोगों के हाथों धोखा खा गया। मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करके व्यापार में जीतना चाहिए, लेकिन आज जब मैं मुश्किल में हूँ तो दोस्ती के साथ आकर मेरी मदद करने वाले महान दोस्त मिलना मेरा सौभाग्य है। ऐसा कहकर कृष्णा राव उसके हाथ में हाथ रखकर दुखी होता है। सुमति भी अपने भाई द्वारा किए गए धोखे को जानकर और अपनी गलती को याद करके बहुत दुखी होती है। इस तरह दोनों दोस्त फिर से अच्छे मित्र बन जाते हैं।